तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस विषय में। तो आइए हम देखेंगे दूसरी किताब का प्रथम चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कण प्रकाश की तथा प्रकाश के यंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वाले चैप्टर में हेडिंग लगाएंगे प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की आपकी ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें प्राकृतिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। समझ में आया। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या दृष्टिगोचर होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें प्राकृतिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। नोट करें। अब आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक समझें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए यह आपकी कोई क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है आपकी कोई परावर्तक सतह, जिसकी हम निचली सतह क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिस सतह पर परावर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या है, परावर्तक सतह। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कोई परावर्तक सतह है जिस पर कोई प्रकाश की किरण आई। ठीक है, प्रकाश की किरण कोई आई। जो प्रकाश की किरण आती है, आने वाली किरण को बोलते हैं हम क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित ठीक है, ठीक है। तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण। तो ये प्रकाश किरण आई और टकराकर चली गई। ठीक है, और टकराकर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, और बीच में हम डाल देते हैं क्या, अविलंब। क्या डाल देते हैं, अविलंब। इसको क्या बोलेंगे, अविलंब। ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में लंब डाला जिसको हमने क्या बोला, अविलंब बोला। ठीक है, तो जो आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको दर्शाते हैं किससे, हम आई से। और एंगल आई आपका क्या होता है, एंगल आई होता है आपका क्या, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। इधर हम बात करें जो आपका अविलंब है और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में कोण बनता है, उसको दर्शाते हैं किससे, हम आर से। और आर होता है आपका परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाएगी, आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। मतलब प्रकाश की किरण आप कहाँ से आई, उसी माध्यम में लौट के चली गई। माने ऊपर से आई, ऊपर ही चली गई टकरा के, नीचे तो नहीं आई। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
ठीक है, तुमने क्या देखा, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नोट करें। तो आप हेडिंग लगाएं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन नियम। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। तो आप क्या लिखोगे, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम कहता है आपका जो आपका आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा नियम कहता है आपका आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों की आवृत्ति समान होती है। ठीक है, नोट करें। यहाँ पे क्या है, परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की आवृत्ति समान होती है। तो अब आप देखो गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आपको पता है गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जो आपके गोलीय दर्पण हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अलग है। ठीक है, एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, जितनी बात हमने देखी, अब आप हेडिंग लगाएं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनिकेव मिरर। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, इसके हम डायग्राम की बात करें तो जो आपका अवतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यह एक गोलाकार दर्पण का भाग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी उभरी हुई सतह को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दबी हुई सतह क्या बन जाती है इसकी, दबी हुई सतह पर क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी दबी हुई सतह आपकी क्या बन जाती है, परावर्तक सतह बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी उभरी हुई सतह तो क्या हो, पॉलिश हो, और परावर्तन अंदर वाली सतह से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह पॉलिश होती है, पॉलिश होती है, वह सतह जिसकी बाहरी सतह क्या होती है, पॉलिश होती है, तथा परावर्तन अंदर वाली सतह पर होता है। सतह पर होता है, जो सीधी सी बात है,
ऊपर उभरी हुई सतह पर क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी। तो परावर्तन तो इसी वाली सतह से होगा, ठीक है, अंदर वाली सतह से। तो वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर वाली सतह पर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण आप नोट करेंगे। अब हम बात करें उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है, देखो आपका कुछ इस प्रकार होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम क्या करते हैं, इसकी अंदर वाली सतह क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अंदर वाली सतह हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और परावर्तन आपकी बाहर वाली सतह से होता है, ठीक है। तो हमने वही लिखा वह दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहर वाली सतह पर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है आपका, नहीं वो आपका अवतल लेंस है, ठीक है। ऐसा होता है आपका अवतल दर्पण, परावर्तन कहाँ से होगा, इस वाली सतह से। मान ली प्रकाश किरण आई टकराकर निकल गई, ठीक है, कुछ इस प्रकार परावर्तन होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। अब हम कुछ नियम देखेंगे परावर्तन के। तो अगर हम बात करें दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दोनों दर्पणों को हम साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यह आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। बाहर वाली सतह हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। और इधर हम ले रहे हैं कौन सा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें अंदर वाली सतह आती क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है। तो इस यहाँ आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। हाँ जो आपका अवतल दर्पण पहली प्रवाह समझा, ठीक है। तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, इस दर्पण का मध्य बिंदु यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। तो इस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता आपका क्या, ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव, ठीक है। तो यहीं कहीं पर मध्य बिंदु होगा, वह क्या कहलाएगा, ध्रुव। और ध्रुव को दर्शाते किससे, पी। तो अब पी आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। इस दर्पण का मध्य बिंदु यहीं कहीं पर होगा, वह भी आपका क्या होगा, पी होगा। पी आपका क्या है, ध्रुव है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और इस दर्पण के व्यास को, हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। व्यास मतलब ये वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आपकी द्वारक कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, आपकी द्वारक, ठीक है। तो द्वारक क्या होता है, दर्पण का व्यास क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। द्वारक क्या है आपका, दर्पण का व्यास क्या कहलाएगा, आपका द्वारक कहलाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। देखो मैं बात करूं, ये आपका जो अवतल दर्पण है, जिस गोले में से काटा गया है, किसी गोले में से तो काटा गया है, तो यह अवतल दर्पण जिस गोले में से काटा गया है, उसके केंद्र को, गोला है तो उसका कोई केंद्र ना कोई तो केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण जिस गोले में से काटा गया है, उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और उस वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे, हम सी से, ठीक है। तो सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसी प्रकार यह भी किसी सर्कल से काटा गया होगा, ठीक है। तो उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, से सी से दर्शाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और हम बात करें, और आपको अगर मैं वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दूं, तो मिलाने वाली रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई, आपकी मुख्य अक्ष। तो ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या है, मुख्य अक्ष, ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाई। और यह भी आपकी क्या कहलाई, इधर भी मुख्य अक्ष कहलाई, ठीक है। और देखें मुख्य अक्ष कहलाई। जो आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र यानी कि सी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आपको पता है सर्कल को पूरा करूं तो केंद्र से सतह तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या तो कहलाती है। तो इसी प्रकार
वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी? वक्रता त्रिज्या। इसको हम दर्शाएंगे किससे? आर से। तो आर आपकी क्या है यहाँ पर? वक्रता त्रिज्या। क्या है आपकी? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर आपकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर। ठीक है, आर आपकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। और हम बात करें जो आपका वक्रता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वह आपका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु है वह आपका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। एफ क्या है आपका? फोकस है। क्या है? फोकस। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? फोकस। तो यहीं कहीं पर ही मध्य बिंदु हुआ वह आपका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ठीक है, एफ क्या कहलाएगा आपका? फोकस कहलाएगा। एक बात और देखें, ये आपका फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी कहलाती है क्या? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। हाँ, तो आपकी क्या कहलाई? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस से लेकर ध्रुव तक की बीच की दूरी क्या कहलाई? आपकी फोकस दूरी कहलाई। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। अब आप ध्यान से देखना, वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आप ध्यान से देखना, फोकस से लेके ध्रुव तक की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाई। देखो मैंने बताया था एफ क्या है? आपका मध्य बिंदु है, यानी इतनी दूरी एफ है तो इतनी दूरी क्या हुई आपकी? एफ होगी। ठीक है, तो मैं आर का मान देखूं, आर आपके यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है? आर निकल कर आ रही है एफ प्लस के एफ, ये तो निकल के आ रही है। इस एफ को इस एफ से जोड़ूंगा तभी तो आर निकल कर आएगी आपकी, यानी आर बराबर 2f। क्या निकल कर आई आपकी? आर बराबर 2f। अगर मैं एफ का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका? आर बट्टे 2। आर बट्टे 2 एफ का मान निकला है। ठीक है, ये भी आपका एक सूत्र बन गया। ठीक है, ये आपका एक सूत्र बन गया। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। और हम सेंटर के आगे चलते चले हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। इसी प्रकार मैं भी वहां पर चलता जाऊँ तो आपको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इतने पॉइंटों को आराम से अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखोगे अवतल दर्पण की हम बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण से संबंधित नियम। अवतल दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम। अवतल दर्पण से संबंधित नियम। अवतल दर्पण से संबंधित नियम। ठीक है, अवतल दर्पण से संबंधित नियम क्या कहते हैं आपके? ठीक है, देखो तो मान लीजिए ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यहीं कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी आपकी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, यहीं कहीं पर मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण संबंध पहला नियम कहता है, पहला नियम यह आपका कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। किस निकलेगी? आपकी फोकस से होकर निकलेगी। यह आपका पहला नियम है। क्या कहता है पहला नियम? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, हाँ ठीक है, और हाँ उधर से देख नहीं पाओ पहले से। ठीक है, दूसरे की हम बात करें। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु वो क्या कहलाया? ध्रुव कहलाया। यहाँ कहीं पर आपका सेंटर मिला। ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका फोकस आया। ठीक है, दूसरा नियम कहता है फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरण, फोकस की ओर प्रकाश की चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरा नियम। आपका तीसरा नियम कहता है, ठीक है, यहीं कहीं पर आपका ध्रुव है, यहीं कहीं पर आपका सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका फोकस होगा। ठीक है,
तो दूसरा नियम कहता है आपकी सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सेंटर पर ही वापस लौट आती है, ठीक है। हाँ, सेंटर पे गई और सेंटर पे ही वापस लौट कर आ गई, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नियम कहता है, ठीक है। और चौथा नियम एकदम लास्ट है आपका, यहीं पर आपका क्या है, ध्रुव है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर कहीं पर आपका फोकस है, ठीक है। तो चौथा नियम, लास्ट में नियम आपका कहता है, मान लिया आपको कोई प्रकाश की किरण थीटा कोण बनाते हुए इससे टकराई, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए नीचे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 4 नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम कहता है फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो थीटा आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा नियम कहता है सेंटर की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सेंटर पर वापस लौट आती है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है तो थीटा कोण बनाते हुए नीचे निकल आएगी, ठीक है। आशा है आपको नियम समझ में आए होंगे, नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।